Can you all please check my voice now? Mic check, check, check. स्क्रीन ब्लैक हो गई. और जिनकी स्क्रीन ब्लैक हुई है प्लीज रिफ्रेश इट. प्लीज रिफ्रेश. सब ठीक है? ओके. एक्सक्यूज मी. यही ब्लर क्यों दिख रहा है? Okay, so very good afternoon to all of y'all. So yesterday we had started with our first act, which is the Indian Contract Act 1872. कुछ बातें हमने कल की थी, आज उसे हम रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे. सबसे पहली बात तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, ये कौन से दिन पे आया था? व्हाट इज द एग्जैक्ट डे ऑन विच दिस एक्ट केम इनटू एनफोर्समेंट? क्या आप लोग मुझे इस एक्ट की डेट बता सकते हो? बोलिए. आई एम वेटिंग फॉर यू and for your answers on the Telegram group. Please let me know the exact date on which this act came into enforcement. Come on guys, please be a little fast to reply. So yes, this act came into enforcement on the 1st of September 1872. और यही एक्ट की जो एप्लीकेबिलिटी है, सेक्शन नंबर 1 जो है वो बात करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट के बारे में. यही एक्ट जो है इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. तो कल ही मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया था कि आज के जमाने में कोई भी एक्ट जो आता है, ये एक्ट की एप्लीकेबिलिटी जो होती है इट इज ऑलवेज टू द होल ऑफ इंडिया. ये जो कॉन्सेप्ट था इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अब वो नहीं रहा है. एंड एवरी एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एंड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नो एक्सेप्शन टू इट. सो बेसिकली नटशेल में अगर मुझे बताना हो, सेक्शन 1 बात करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट के बारे में कि ये जो कानून है ये किन किन लोगों को अप्लाई करता है और कहां कहां अप्लाई करता है. तो ये एप्लीकेबल होता है टू द होल ऑफ इंडिया. फिर कल साथ साथ में मैंने डेफिनेशन शुरू की थी ऑफ द वर्ड विच इज कॉन्ट्रैक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट? तो आप लोग सब जानते हो, अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. व्हाट डू यू मीन बाय एन अग्रीमेंट? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन जाता है एक अग्रीमेंट. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन जाता है एक अग्रीमेंट. और यही अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल है बाय लॉ, इट विल टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. साथ ही साथ हमने कल के लेक्चर में यह भी देखा था, हर कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट तो होता है, बट हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट
नहीं बनता है। याद कीजिए विराट और अनुष्का के एग्जाम्पल को, याद कीजिए मैंने आपको वादा किया था कि मैं क्लास के बाद लेके जाऊंगी आपको एक आइसक्रीम ट्रीट के लिए, मैंने दिया था ऑफर, आपने दिया था इसी ऑफर को एक्सेप्टेंस, हमारे बीच में अग्रीमेंट बन गया था, बट देयर वाज नो लीगल ऑब्लिगेशन, मींस देयर वाज नो एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, बिकॉज व्हाट हैपेंड बिटवीन अस only remained as a social agreement. It did not turn into a contract. So every contract has an agreement, but every agreement may not be a contract. उसी से हमने agreement और contract का differentiation देखा था. देखो, suppose इंस्टीट्यूट ने आपको 3 मार्क का डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन एन अग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट, तो अब देखो अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर को जैसे ही एक्सेप्टेंस मिल गया इट विल बी एन अग्रीमेंट, बट एन अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. What is the broader scope? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो ब्रॉडर क्या होता है, अग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है? कल भी आपने सारे बच्चों ने मुझे सही जवाब दिया था, अग्रीमेंट इज ब्रॉडर वेयर एज अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरोअर टर्म, because an agreement may be of social nature, domestic nature or even of commercial nature, but only those agreements which are of commercial nature turn into a contract. So broader is agreement whereas narrower is a contract. Agreement में legal obligation हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, whereas contract में legal obligation हमेशा होता ही होता है. और एक लास्ट डिफरेंशिएशन का पॉइंट होगा, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स हैव एन अग्रीमेंट. सो इतना हमारा कल हुआ था, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे. सो देखो, आप आपके चार्ट बुक में देख ही सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट? एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट. इसी कॉन्ट्रैक्ट के 2 बच्चे हैं, अग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ. और यही अग्रीमेंट मतलब क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एन अग्रीमेंट. और इसी ऑफर और एक्सेप्टेंस को अगर एनफोर्सिबिलिटी मिल जाती है देन इट टर्न्स आउट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट. और वहीं पे नीचे मैंने आप लोगों को बताया है द डिफरेंशिएशन बिटवीन एन अग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट. अब हम लोग बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, इट इज टॉकिंग अबाउट द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब देखो, इसी एसेंशियल के 2 हिस्से मैंने बताया है, सेक्शन 10 एंड दोज नॉट गिवन अंडर सेक्शन 10. आई एम स्टार्टिंग विद दिस पार्ट फर्स्ट. ओके, दोज विच आर नॉट गिवन अंडर सेक्शन नंबर 10. सो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट अब हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए किन चीजों का होना जरूरी है. व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो बात करता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए आपको लगती है 2 पार्टीज. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए यू रिक्वायर एटलीस्ट 2 persons. You require at least 2 persons. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए you require 2 persons. You require 2 parties. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए you require how many minimum 2 parties. क्या 2 से ज्यादा पार्टीज हो सकती है? जी हाँ, मिनिमम जो है वो लगती है 2 पार्टीज. आपके कॉन्ट्रैक्ट में 5 पार्टीज हो सकती है, 10 पार्टीज हो सकती है, 50 पार्टीज भी हो सकती है, 200 पार्टीज भी हो सकती है, 5000 पार्टीज भी हो सकती है. रिक्वायरमेंट जो एक्ट के हिसाब से है वो मिनिमम की है, विच सेज दैट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए यू रिक्वायर 2 पार्टीज. 1 person cannot enter into a contract with himself. You require
एटलीस्ट 2 पार्टीज टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब देखो, जब मैं कहती हूं यू रिक्वायर एटलीस्ट 2 persons, these 2 parties can either be two natural parties or 2 artificial parties or a combination of both a natural as well as an artificial person. जैसे कि say for example, let me give you an example. A contract can happen between you and a shopkeeper. गर्मी का मौसम है एंड यू लव आइसक्रीम्स, तो आप क्या करते हो, आप एक किराना की शॉप में जाते हो या आप नेचुरल्स आइसक्रीम वाले के पास चले जाते हो और आप कहते हो कि हे भैया मैंगो फ्लेवर का एक कप दे देना. अब ऐसे केस में उन्होंने आइसक्रीम दिया, आपने पैसे दिए. उन्होंने आइसक्रीम दिया, आपने पैसे दिए. उन्होंने आइसक्रीम दिया, आपने पैसे दिए. अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन 2 नेचुरल पर्सन्स, एक आप और एक ये शॉपकीपर. सो बेसिकली यू एटलीस्ट रिक्वायर 2 parties. These 2 parties may be 2 natural parties, जहां पे एक आप हो और एक ये शॉपकीपर है. आपने पैसे दिए, उसने आइसक्रीम दिया. या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है could also happen between 2 artificial persons, जैसे कि हाल ही में प्रैक्टिकली आपने न्यूज पे भी देखा होगा या न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा दैट अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी बिटवीन 2 आर्टिफिशियल पर्सन्स. जैसे कि हमने हाल ही में देखा है, आइडिया और वोडाफोन का मर्जर हुआ है. अब आइडिया लिमिटेड, what is Idea Limited and what is Vodafone Limited? Both are companies. और कंपनी जो है, it is not a natural person like you and me. A company form of organization is an artificial form of organization. यहां पे देखो क्या हुआ है, 2 artificial persons के बीच में हुआ है एक कॉन्ट्रैक्ट. आइडिया लिमिटेड एंड वोडाफोन लिमिटेड, ये दोनों कंपनीज अब वी बन चुकी है. वी एंड आई, वी फॉर वोडाफोन, आई फॉर आइडिया. इन दोनों कंपनीज का हुआ है एक मर्जर. व्हाट इज मर्जर? मर्जर इज नथिंग बट इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन 2 आर्टिफिशियल पर्सन्स. और थर्ड केस देखो, a contract can also be entered into between a natural person and an artificial person. जैसे कि say for example, you purchased shares worth rupees 10,000 of Infosys Limited. आपने क्या किया है, आपने 10,000 रुपए कंपनी को दिए हैं और कंपनी ने उसके बदले उसके शेयर्स दिए हैं. अब आप जो हो यहां पे हो एक नेचुरल पर्सन. आप कौन हो? नेचुरल पर्सन. और इंफोसिस लिमिटेड जो यहां पर है इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. सो नाउ in this case the contract that has happened is happening between a natural person along with an artificial person. So पते की बात ये है, चाहे 2 लोग नेचुरल है, 2 आर्टिफिशियल है, या नेचुरल और आर्टिफिशियल का कॉम्बिनेशन है, डज नॉट रियली मैटर टू अस. द कॉन्ट्रैक्ट हैपेंस एटलीस्ट बिटवीन 2 persons. So सबसे पहला essential of a valid contract is that the contract shall have at least 2 parties, one person making the offer and the other person accepting that offer. तो देखो, point number 1, 2 parties. Contract involves at least 2 parties, one party making the offer and the other party accepting it. So the first requirement of an essential contract is that you should at least have 2 parties. Next,
पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, ये तो हम कल से देखते आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द की डेफिनेशन ही कहती है, क्या कहती है कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द की डेफिनेशन? एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए व्हाट यू ऑल्सो रिक्वायर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। अगर आपका अग्रीमेंट सोशल या डोमेस्टिक टाइप का है तो वो अग्रीमेंट ही रह जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आपके पापा ने आपको प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया आपके पापा ने कि हे बेटा जैसे ही आप सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाते हो हम आपको आईफोन 12 गिफ्ट करेंगे। अब आप फाउंडेशन क्लियर हो गए, बट अनफॉर्चुनेटली आपके पापा ने आपको आईफोन गिफ्ट नहीं किया। उस केस में will you be able to file a case against your father? The answer to this question is no. Why? Because this agreement is of a domestic nature. या say for example, देखो ना यहां पे क्या हुआ है, यहां पे कुछ ऐसा हुआ है कि कटरीना जी ने सलमान भाई को चाय पे बुलाया है। ओके, कटरीना जी ने सलमान खान को चाय पे बुलाया है, मतलब कटरीना ने ऑफर दिया, सलमान ने इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया, बट अनफॉर्चुनेटली उस शाम सलमान कटरीना के घर पे चाय के लिए नहीं आते हैं। क्या कटरीना सलमान के अगेंस्ट केस फाइल कर पाएगी? बोलो, क्या कटरीना जी सलमान के अगेंस्ट केस फाइल कर पाएगी? बोलो ना, क्या कटरीना जी सलमान के अगेंस्ट केस फाइल कर पाएगी? सो पारुल, रिकी, मोहित, शिवानी, किरण, पीयूष, रूपल, वेरी गुड। सब बच्चे कह रहे हैं कि नो मैम, कटरीना जी सलमान के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर पाएगी। क्यों केस फाइल नहीं किया जा सकता है? बिकॉज दे आर फ्रेंड्स। ओके, किसी ने शायद डोमेस्टिक कहा है बेटा, दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, ओके, दे आर फ्रेंड्स। सो द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम विल नॉट बी डोमेस्टिक इन नेचर, इट विल बी सोशल इन नेचर। तो आप भी अगर आपकी फ्रेंडी को चाय पे घर पे बुलाते हो और वो नहीं आती है, माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक वो आपकी घरवाली नहीं बनी है ना, तो डोमेस्टिक नेचर नहीं होता है, इट विल बी कंसिडर्ड लीगली एज अ सोशल अग्रीमेंट ओनली। तो यहां पे इट्स अ सोशल अग्रीमेंट, ओके, एंड बिकॉज अ सोशल अग्रीमेंट डज नॉट हैव और डज नॉट क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, no enforceability and hence no contract. Yes or no guys? बड़ी शैतान बच्चे हो आप लोग सब, मस्तीखोर। ओके, तो सुनो मेरी बात, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए देयर शुड बी a legal relationship between the parties. सोशल और डोमेस्टिक टाइप की अग्रीमेंट्स जो होती है वो कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल नहीं होती है, ठीक है? ठीक है, तो सुनो मेरी बात, parties must have the intention to create a legal obligation. There must be an intention on the part of the parties to create a legal relationship between them. Social और domestic type की agreement legally enforceable नहीं होती है। Next, point number 3, बेटा संभालो अपने आप को, मुझे पता है आपकी उम्र फिसलने की है, बट सही टाइम पे अपने आप को संभालो, आपकी जिंदगी संवर जाएगी, ठीक है? बाद में मस्ती करते रहना, अभी सही समय नहीं है। फोकस, आइए यहां पे। Other formalities to be complied with in certain cases. सुनो मेरी बात, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे टाइप के होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे टाइप के होते हैं जिनमें कुछ फॉर्मेलिटीज का होना जरूरी है। फॉर्मेलिटीज जैसे कि क्या? कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कंपल्सरी राइटिंग में होना जरूरी है,
साइंड होना जरूरी है, डेटेड होना जरूरी है, या से फॉर एग्जाम्पल स्टैम्प्ड होना जरूरी होते हैं, या रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। अगर आपका वो कॉन्ट्रैक्ट उस टाइप का है तो वो फॉर्मेलिटीज होना जरूरी है। अगर आपने वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की, then unfortunately such kind of contract will not be able to be enforced. जैसे कि a simple example, a life insurance contract compulsory has to be in writing. या तो अगर आप कोई चेक इशू करते हो, you cannot issue a check orally, it compulsory has to be in writing, it should be dated and it should be signed. चलो राइटिंग में है, आपने नाम भी लिख दिया, पेई का अमाउंट भी लिख दिया, डेट भी लिख दिया, आपने साइन ही नहीं किया, क्या ये चेक को एनफोर्स किया जा सकता है? से फॉर एग्जांपल आपका आज बर्थडे है, ओके, सो व्हेन आई केम टू नो इट्स अ बर्थडे, मैं क्या करती हूँ, आपके नाम पे एक चेक लिखती हूँ कि पे व्हाटएवर योर नेम इज अ सम ऑफ ₹5 लाख, वर्ड्स में, फिगर में, आज की डेट भी लिख देती हूँ 22 अप्रैल 2021, सारी चीजें लिख देती हूं, बस साइन ही नहीं करती हूं, और मैं कह देती हूं हैप्पी बर्थडे, दिस इज योर गिफ्ट। विल यू बी एबल टू क्लेम दिस 5 लाख रुपीज फ्रॉम मी? कम ऑन टेल मी, विल यू बी एबल टू क्लेम दिस 5 लाख रुपीज फ्रॉम मी? कम ऑन टेल मी। सो यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जवाब आ गया है। So the answer to this question is no. Unfortunately, you will not be able to claim this amount from me. Why? Because checks compulsorily have to be in writing, dated and stamped. These are the technical requirements of that particular instrument. जिसको अगर आपने पूरे नहीं किए, वो इंस्ट्रूमेंट एनफोर्सेबल नहीं हो सकता है। Yes or no guys? So कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स देखो बड़े ही चालाक हो आप लोग। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम पेटीएम कर दो या गूगल पे कर दो, तो यस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए राइटिंग में होना जरूरी नहीं होता है, इसीलिए मैं कह रही हूं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये फॉर्मेलिटीज होना जरूरी होता है, और अगर आपका वो टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको वो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। अगर आपने ये फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की, आप ये कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर पाओगे। हसन कह रहा है मैम दे दो चेक। बेटा बड़ी गरीब इंसान हूं मैं, मेरे खुद के खाते में 5 लाख रुपए नहीं है, मैं आपको क्या दूं बताइए आप। चलो, सो यस, लेट अस रीड दिस पॉइंट। इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, जैसे कि अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप बाय करना चाहते हो या बेचना चाहते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, सारी चीजों का होना जरूरी है। शिवाली कह रही है मैम आपका जैसा गरीब भगवान सबको बनाने। बेटा सच में मैं गरीब हूं, अभी क्या बताऊं आपको। आ जाइए। सर BMW में घूमते, मैं तो मेरी गरीब ब्रायो कार में घूमती हूँ। आपने देखा नहीं है मुझे प्रेस्टीज पॉइंट पे ब्रायो में आते हुए। In case of certain contracts must be in writing, registered under laws which is in force at that time, and it is essential for them to be present in order to have a valid contract, है ना। तो पॉइंट 3 कहता है अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट उस टाइप का है कि उसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है, तो जब तक वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आप मीट नहीं करते हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सुनो ना मेरी बात, आ जाओ। हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ कमेंट करना जरूरी है क्या? सुनो, एकदम लॉ के बच्चे हो आप लोग, लॉ के बच्चे।
राशि कह रही है मैम सही कह रहे हो आप, आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए नहीं है, आपके अकाउंट में 50 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। मतलब एकदम सही इंटरप्रिटेशन भी निकालने में एकदम माहिर हो आप लोग। हाँ, मजा आएगा आपकी बैच को पढ़ाने के लिए। यू नो, आई एम रियली इंजॉइंग टीचिंग यू ऑल यार, बहुत ही मजेदार बैच। नाउ आई एम रिग्रेटिंग मैंने जल्दी आपकी बैच शुरू क्यों नहीं की। कल भी जब मैंने बैच शुरू किया, आई वाज सो हैप्पी एंड मेरा मूड ही एकदम रिफ्रेश्ड हो गया आपसे मिलने के बाद। आज भी बस छक्के पे छक्के मारते जा रहे हो आप तो, सिक्सर पे सिक्सर, मजा है। चलो ओके okay, I don't mind commenting. I told you all this batch is always going to be an interactive batch. चाहे मैं अपने फेस टू फेस स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ या वर्चुअली, आई नेवर डिस्टिंग्विश बिटवीन माई स्टूडेंट्स, तो ये तो आप देख ही रहे होगे। सो यू विल नेवर फील कि मैम सिर्फ बोलती जा रही है बोलती जा रही है बोलती जा रही है और हमें इज्जत ही नहीं दे रही और हमें पूछ रही नहीं है। आपने देखा ही होगा कल भी और आज भी मेरा सब्जेक्ट भले ही थ्योरेटिकल है, बट इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी इंटरैक्टिव। बट येस, यू शुड नो योर लिमिट्स। ओके, कभी भी अगर मुझे लगा कि आप लोग लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। ओके, सो यस, कीप इन माइंड। ओके, सो पॉइंट नंबर 4, सुनो ना, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? अग्रीमेंट्स मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और इनडेफिनिट। तो ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट वही चीज कहता है, ये पॉइंट यही कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वेग नहीं हो सकता है, इट हैज टू बी सर्टेन। व्हाट डू यू मीन बाय इट? जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू अ शॉप एंड आई टोल्ड द शॉपकीपर कि भैया मुझे 1 लीटर ऑयल दे दीजिए, गिव मी 1 लीटर ऑफ ऑयल। अब अगर मैं 1 लीटर ऑफ ऑयल की डिमांड कर रही हूं, वॉट ऑयल एम आई डिमांडिंग? एम आई डिमांडिंग कुकिंग ऑयल, और एम आई डिमांडिंग हेयर ऑयल, और एम आई डिमांडिंग मोटर ऑयल? ये ऑफर जो मैंने किया है, इट्स अ वेरी वेग ऑफर। अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशंस वेग होते हैं, देन माय डियर फ्रेंड्स, such a contract cannot be turned to be a valid contract. Okay, agreement must be certain and it cannot be vague or it cannot be indefinite. It has to be clear and it has to be certain. और एक लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, विच सेज देयर शुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन अग्रीमेंट। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी टर्म्स अगर आपके होते हैं जिसको परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, देन इन इटसेल्फ, अपने आप में ही, माय डियर फ्रेंड्स, इट कैन नॉट बी एनफोर्स। जैसे कि से फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू 10 करोड़ ऑफ रुपीज बट यू फाइंड मी ट्रेजर बाय मैजिक। इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। या तो मैं कहती हूं आई विल गिव यू 50 CR रुपीज, ये डेड पर्सन को अलाइव कर दो। Can a dead person become alive? No, it is an impossible act in itself. If it is an impossible act in itself, it is not capable of being performed, then my dear friends, such agreements can never turn into contracts. ये अग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनना पॉसिबल नहीं है। ये अग्रीमेंट ही था और अग्रीमेंट ही रहेगा। जहां पे आपने कहा मैं आपको 50 करोड़ रुपए दे देती हूं और उसने कहा आई विल मेक दिस डेड पर्सन अलाइव, ये ऑफर और एक्सेप्टेंस आपके बीच में हो भी गया, ये अग्रीमेंट की तरह मर जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन सकता, बिकॉज इट इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। Getting this or no, my dear friends? So yes, these are the 5 points. These are the general points, not given under the section number 8, but these are the general points which are necessary for a valid contract. तो एक साथ सब लोग रिवाइज करेंगे। Now please focus everyone. Stop chatting and revise with me. Come on. You have to tell me. You have to tell me. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कम से कम कितने पार्टीज लगते हैं? कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द ग्रुप। कम ऑन, प्लीज टेल मी।
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए यू विल रिक्वायर एटलीस्ट 2 पार्टीज. Okay, along with that, should there be a legal relationship between the parties? Yes. अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे कुछ फॉर्मेलिटीज होना जरूरी है, ये टेक्निकल फॉर्मेलिटीज का होना भी जरूरी है, अदरवाइज आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. आपके टर्म्स एंड कंडीशंस वेग नहीं हो सकते, दे हैव टू बी सर्टेन इन नेचर. एंड लास्ट पॉइंट सेज द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सच दैट इट शुड बी पॉसिबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड. इम्पॉसिबल अगर है कोई भी एक्ट को करना, देन माई डियर फ्रेंड्स इन इट सेल्फ इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड. सो दीज आर द 5 points which are required to be there in order to form a valid contract. तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे. आई एम अज्यूमिंग यू डोंट हैव एनी डाउट्स. लेट अस स्टार्ट विथ सेक्शन नंबर 10. सेक्शन 10 कहता है क्या वो सारे असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहला पॉइंट जो है ऑफ एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट दे शुड बी अ प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस. सो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, एक पार्टी ऑफर देती है और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है. अब यही ऑफर और एक्सेप्टेंस से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स है जो हम लोग आगे ही इस चैप्टर में देखने वाले हैं, बट करेंटली हल्की सी झलक आप देख लो ये सेक्शन नंबर 10 के बारे में. सेक्शन 10 कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस होना जरूरी है. ये तो हमने कल भी देखा था. इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही कहती है, क्या कहती है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन? दैट एन अग्रीमेंट इज एन ऑफर प्लस एंड एक्सेप्टेंस. तो अग्रीमेंट तो हमें चाहिए ही कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है. सो द वेरी फर्स्ट एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट देयर शुड बी एन अग्रीमेंट. Because an agreement enforceable by law is a contract. और agreement मतलब क्या? Offer plus acceptance. So the first essential of a valid contract is that there should be an agreement. There should be an agreement. An agreement means what? An offer plus and acceptance. Point number 2 जो है, point number 2, this we will be doing tomorrow. Please come down to point number 3, capacity of the parties. सुनो ना मेरी बात. Capacity. हाँ. Okay, listen. सुनो ना मेरी बात. चेक. यस. पॉइंट नंबर 3 पे हूं मैं. कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज. व्हाट इज दिस पॉइंट सेइंग? पॉइंट नंबर 2 मोस्टली कल के लेक्चर में होगा, डिपेंडिंग अपॉन आज आप कितना कोऑपरेट करते हो और कितना हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है. सुनो ना मेरी बात. जब कभी भी ये 2 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, आज ही हमने देखा है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने के लिए कम से कम 2 लोग लगते हैं. ये दोनों भी लोगों के पास लीगल एबिलिटी होनी चाहिए टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ये दोनों भी पार्टीज के पास क्या होना चाहिए? लीगल एबिलिटी होनी चाहिए टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब कब माना जाएगा दैट यू हैव द लीगल एबिलिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? कब माना जाएगा दैट यू हैव द एबिलिटी टू एंटर इनटू अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट? 3 चीजें एक्ट कहती है. कौन सी 3 चीजें एक्ट कहती है? any person who is a major,
sound mind and is not disqualified by law. Any person who is a major, who is having a sound mind and who is not disqualified by law has the capacity to enter into a contract. I want every one of y'all to repeat with me wherever you are taking my lectures, whether you are sitting in Delhi, Gujarat, Hyderabad, does not really matter, or South India, जहाँ कहीं पे भी आप बैठे हो, you have to repeat with me. Assume that I am teaching you all personally and we are not learning through the virtual mode. Come on, tell me, my dear friends. Come on, guys, show some energy. Okay. अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहता है, उसमें होनी चाहिए लीगल कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. कब माना जाएगा दैट यू हैव द लीगल पावर? व्हेन यू आर अ मेजर, you are having sound mind and you are not disqualified by law. Now the question arises, when will you be considered as a major? Okay, so any person who is not a minor is a major. Any person who is not a minor is a major. Any person who is not a minor is a major. Any person who is not a minor is a major. So who is a minor? A minor is a bacha who has not completed 18 years of age. A minor is a bacha who has not completed 18 years of age. हाँ, let me tell you one thing. कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड इज एन ऑर्फिन. ऑर्फिन मतलब वो अनाथ है. उस केस में वी विल कंसिडर हिम एज अ माइनर टिल द टाइम ही हैज नॉट कंप्लीटेड 21 years of age. ओके, तो सुनो मेरी बात. अगर आप माइनर नहीं हो, आप एक मेजर हो. एंड ओनली अ मेजर has the capacity to enter into a contract. So who is a minor? A minor is a bacha who has not completed 18 years of age. And special cases mein you will be considered as a minor till the time you have not completed 21 years of age. Getting this or no, my dear friends? तो अगर आप minor नहीं हो, आप major हो, and a major is capacitated to enter into a contract. अगला पॉइंट कहता है you should be having a sound mind. Okay, you should be having a sound mind. So basically you should be in your senses. You should be in your senses. Okay, then it will be considered that you are having a sound mind. You are in your senses means what? You are in a position to understand the implications of the contract. I hope you are with me. Okay, आप आपके सेंसेस में हो, मतलब क्या? यू आर इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम यू आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. तब माना जाएगा कि आपका माइंड साउंड है. अगर आपका माइंड अनसाउंड है, यू विल नॉट बी हैविंग द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. अब देखो, इसी में मैं कुछ डिटेल में जाना चाहती हूं और आपको कुछ बताना चाहती हूं. It might happen that a person is permanently of unsound mind. Okay, a person is permanently of unsound mind. जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो mentally challenged होते हैं. Okay, so if you are mentally challenged, if a person is mentally challenged, he is not in a position to understand what is good for him, what is bad for him, what is angel, what is evil. Such persons are permanently disqualified from entering into contracts. Such persons are permanently disqualified from entering into a contract. But it might happen that a person is temporarily sound and temporarily unsound mind. जैसे कि a drunken person से आज सैटरडे नाइट है, आपने कुछ ज्यादा ही पी ली है ना, तो अभी यू आर हाई, यू आर ऑन हाई. नाउ इफ यू आर ऑन हाई, यू आर नॉट इन योर सेंसेस. आप आसमान में हो, आपको चांद तारे नजर आ रहे हैं. अब ऐसे केस में
if you are on high, you are not in your senses and you are not in a position to judge what is good and bad for you. But ऐसा नहीं होता है दिन रात 24/7 you are on high. वो सिर्फ सैटरडे नाइट था जब थोड़ी सी चढ़ गई आपको. सो टेम्परली आपका माइंड अनसाउंड है. उस समय के लिए जब आपका माइंड अनसाउंड है, यू कैन नॉट एंटर इन टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स. अदरवाइज यू आर इन योर सेंसेस एंड एट दैट टाइम you can always enter into a contract. At that time, you can always enter into a valid contract. Getting it or no, my dear friends? Yes or no, guys? So, yes. A drunken person or a lunatic, जहां पे उनका माइंड समटाइम्स साउंड होता है और समटाइम्स अनसाउंड होता है, ऐसे लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर नहीं कर सकते व्हेन देयर माइंड इज अनसाउंड. बट अदरवाइज देयर माइंड इज साउंड एंड व्हेन दे आर इन देयर सेंसेस दे कैन ऑलवेज एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. यस और नो गाइस? यस. और एक तीसरा पॉइंट है जो कहता है कुछ लोग स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड होते हैं बाय लॉ. ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते हैं. आई विल गिव जस्ट वन एग्जाम्पल बिकॉज चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. एक हल्की सी झलक मैं यहां पे आपको देना चाहती हूं. पिक्चर अभी बाकी है, ये सब कुछ डिटेल में यूनिट नंबर 3 में होने जाने वाला है. सुनो ना, कुछ लोग होते हैं जो स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड होते हैं फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. एग्जाम्पल, अ कॉन्विक्ट. अब अगर कोई कॉन्विक्ट है और अपनी सजा वो जेल में काट रहा है, ऐसा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता है. इवन अ पर्सन हु हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, टिल द टाइम हिज इंसॉल्वेंसी इज नॉट डिस्चार्ज, ही इज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स. तो अगर आप वो व्यक्ति हो जिसको लॉ मेकर्स ने डिस्क्वालिफाई किया है, you cannot enter into a valid contract because you do not have the capacity to enter into a contract. And other than these peoples, matlab if you are not disqualified by law, you have the capacity to enter into a contract and the contract entered into with you will be a valid contract. Everyone please stop chatting on the group. Okay, unnecessarily don't do the blame game and don't pinpoint and don't take out names. Okay, we are matured and professional students. We should ourselves understand what our limit is. मुझे बोलने मत लगाओ, otherwise I will unfortunately have to stop the group chatting and then I will seriously start teaching like the traditional teachers, which you will not like at all. तो अच्छे से जब तक लिमिट में है चलने दो, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में और मुझे भी मजा आएगा सिखाने में. ओके, चलो. तो सुनो मेरी बात, सुनो ना मेरी बात. कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए आप में होनी चाहिए द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. कब माना जाएगा that you have the capacity to enter into a contract? When you are a major, you have sound mind and you are not disqualified by law. In short, a minor, a person of unsound mind and a person disqualified by law cannot enter into a valid contract. आ जाइए आपकी चार्ट बुक्स पे. देखो, पहला पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया है, सेक्शन 10 कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए देयर शुड बी एन ऑफर एंड एन एक्सेप्टेंस, मींस देयर शुड बी एन अग्रीमेंट. पॉइंट 3 पे मैं डायरेक्टली आ गई थी. पॉइंट नंबर 2 विल बी डन लेटर ऑन. पॉइंट 3 कहता है द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. सो व्हेन विल इट बी कंसिडर्ड दैट यू हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? व्हेन यू आर अ मेजर, when you are having a sound mind and you are not disqualified by law. किसी ने पूछा है
Can a foreigner enter into a contract? Yes, a foreigner can also enter into a contract. किसी ने पूछा मैम can a special child enter into a contract? Look, special child, I'm assuming he is not mentally challenged. If a child is physically challenged, okay, physically challenged except for the mental part, he can enter into a contract. But if the child is mentally challenged, okay, means आप समझते हो, like an idiot, okay, such children or such persons cannot enter into a valid contract. तो आपने पूछा ना, he is a special child, तो उसकी disability क्या है वो डिपेंड करती है. मेंटल डिसेबिलिटी है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता है. फिजिकल डिसेबिलिटी है then that person can enter into a contract. Okay, so yes, every person who is a major, sound mind and not disqualified by law can enter into a contract. Next, पॉइंट नंबर 4 बात करता है कंसिडरेशन के बारे में. कंसिडरेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन? व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन? कंसिडरेशन means something in return. What do you mean by consideration? Consideration means something in return. तो अब हमने देखा है एक ऑफर होता है और ऑफर का एक्सेप्टेंस होता है और ये म्यूचुअल होता है, राइट? एक ऑफर होता है और ये एक्सेप्टेंस होता है और यही चीज जो होती है वो क्या होती है? वो म्यूचुअल होती है. सो से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऑफर दिया है विल यू बाय माई आईफोन फॉर ₹50,000 और आपने इस चीज के लिए हाँ कहा है. मैं आपको फोन दे रही हूं और उसी के बदले में आप मुझे दे रहे हो 50,000 रुपए. सो वॉट एम आई गेटिंग इन रिटर्न? आई एम गेटिंग 50,000 रुपीज इन रिटर्न. तो जो चीज मुझे मिलती है इन रिटर्न उसको कहते हैं कंसिडरेशन. और जो चीज आपको मिल रही है इन रिटर्न, आपने मुझे क्या दिया है? 50,000 रुपए. और 50,000 रुपए के बदले में आपको क्या मिल रहा है? आईफोन. तो आपको जो आईफोन मिल रहा है इन रिटर्न, इट इज योर कंसिडरेशन फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट. और जो मुझे मिल रहा है 50,000 रुपए, दैट इज माई कंसिडरेशन फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट. सो वॉट एवर यू गेट इन रिटर्न इज योर कंसिडरेशन. इसी कंसिडरेशन का एक लैटिन वर्ड है. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो व्हाट इज द लैटिन वर्ड फॉर कंसिडरेशन? कम ऑन गाइस, दिस इज नॉट अ रेगुलर बैच, इट्स अ फास्ट ट्रैक बैच. सो यू हैव डन द सिलेबस वंस ऑलरेडी. कम ऑन, टेल मी व्हाट इज द लैटिन वर्ड फॉर कंसिडरेशन? कम ऑन, फास्ट फास्ट. वेरी गुड. अभी पीयूष ने मुझे जवाब दे दिया है, सुयश ने भी जवाब दिया है, ऋतुजा ने भी जवाब दिया है. क्या बात है, वेरी गुड माय डियर फ्रेंड्स. अर्श, राशि, अलीशा, यस. क्विड प्रो क्यो. क्विड प्रो क्यो इज द लैटिन वर्ड फॉर कंसिडरेशन विच मीन्स समथिंग इन रिटर्न. सो बेसिकली कंसिडरेशन मीन्स वट एवर यू आर गेटिंग इन रिटर्न. तो जो भी चीज आपको रिटर्न में मिलती है वो होता है आपका कंसिडरेशन. और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें कंसिडरेशन का होना जरूरी है. नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट. सो द बेसिक एलिमेंट इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज दैट एवरी कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव consideration present in it. Obviously there are certain exception to this general point which we are going to look in unit number 2, but currently हम लोग अब section 10 देख रहे हैं जो general principles के बारे में बात करता है जो necessary होने चाहिए कोई भी valid contract बनने के लिए. Okay, so consideration is referred to as quid pro quo which means something in return. Okay, यही कंसिडरेशन होना चाहिए लॉफुल. एंड प्लस आपके कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव भी जो है वो भी होना चाहिए लॉफुल. सो बेसिकली ये जो पॉइंट नंबर 5 है उसमें 2 एलिमेंट्स है, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट. दोनों पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती हूं, लॉफुल कंसिडरेशन
एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट. लॉफुल कंसिडरेशन, देखो प्रीवियस पॉइंट ने ये तो क्लियर कर दिया कि कंसिडरेशन का होना जरूरी है, कंसिडरेशन का होना जरूरी है, बट अलोंग विद दैट योर कंसिडरेशन शैल ऑल्सो बी लॉफुल इन नेचर. जैसे कि मैं आपको कह रही हूं आई एम विलिंग यू टू गिव यू माई आईफोन, और आप मुझे क्या कह रहे हो, इसी आईफोन के बदले में मैम हम आपको ड्रग सप्लाई करेंगे. हाँ, अब मुझे बताओ ड्रग्स सप्लाई करना क्या ये लॉफुल है, क्या ये लीगली अलाउड है, और इज इट फॉरबिडन बाय लॉ? माय डियर फ्रेंड्स, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, इट इज नॉट अलाउड. सो हमारे बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्स नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपका कंसिडरेशन जो है इट मस्ट बी लॉफुल. कंसिडरेशन तो लॉफुल होना चाहिए, और प्लस आपका ऑब्जेक्टिव मतलब आपका पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल ऑल्सो बी लॉफुल. जैसे कि एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू किल मिस्टर ए. एक्स ने कुछ घूस दिया मिस्टर वाई को और कहा, हे वाई, ए का मर्डर कर लो जिसके बदले में मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा. अब देखो मेरी बात, ये एक्स और वाई के बीच में जो हुआ है इट्स फॉरबिडन बाय लॉ. किसी का खून करना इंडिया में अलाउड नहीं है. अब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस है, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव है, दैट इज अनलॉफुल, और ये कॉन्ट्रैक्ट कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं. इट विल बी रिगार्डेड एज एन इलीगल अग्रीमेंट बिकॉज ऑब्जेक्टिव इज अनलॉफुल इन नेचर, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ. तो 0.5 वही चीज कहता है, दोनों भी चीजें 0.5 कहता है. कौन सी दोनों चीजें? पॉइंट नंबर 5 कहता है आपका कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, एंड अलोंग विद दैट आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो भी लॉफुल होना चाहिए. तो देखो, व्हाट इज पॉइंट नंबर 5 सेइंग? Consideration and object of an agreement must be lawful. Next, point number 6. What is point number 6 saying? Not expressly declared to be void. Now, there are certain agreements which are expressly declared as void or illegal. और इस बारे में ना हम लोग यूनिट नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं. So this point is going to be pending for unit number 3, which we will refer later on. So currently section number 10 के हमने 4 points किए. 1, proper offer, proper acceptance. फिर next point कहता है you should be having the capacity to enter into a contract. Capacity to enter into a contract means you should be a major, sound mind and not disqualified by law. Along with that, you should be having consideration. No consideration, no contract. यही consideration lawful होना जरूरी है. Along with that, आपका object जो है contract का वो भी lawful होना जरूरी है. So these are the essentials which are to be present in a contract as given under section number 10. अब section 10 के 2 points बचे हुए हैं. ये जो point number 6 है we will do in unit number 3 in detail, और point number 2 जो है free consent which is not caused due to coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake, ये किया जाने वाला है कल. तो आज जो भी कुछ हमने किया है अब तक, कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में उसे रिवाइज करना चाहती हूँ, एंड देन आई विल कॉल इट एन ऑफ फॉर टुडे. कहाँ पे पूरा घंटा चले गया समझ में भी नहीं आया. इट वॉज रियली फन टीचिंग यू ऑल. सुनो मेरी बात, एवरीवन हैज टू बी इन्वॉल्व्ड इन द रिविजन प्रोसेस. ऑलवेज रिमेंबर दिस रिविजन इज फॉर यू, नॉट फॉर मी. What do you mean by a contract? An agreement enforceable by law means a contract. So agreement plus enforceability is a contract. Agreement is what? Offer plus acceptance. Offer plus acceptance is an agreement. Okay.
और यही अग्रीमेंट में अगर लीगल एनफोर्सेबिलिटी होती है तो वो बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरोअर टर्म एंड अग्रीमेंट is a broader term. Every contract has an agreement, but every agreement may not become a contract. वही agreement जिसमें होता है legal enforceability turns out into a contract. कोई भी contract valid होने के लिए आपको लगते हैं कम से कम दो parties. इन्हीं parties के बीच में एक legal obligation का होना जरूरी है. अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फॉर्मेलिटीज का होना जरूरी है तो जब तक ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती है तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनता है. यही कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होने चाहिए. दे कैन नॉट बी वेग एंड इट शुड बी समथिंग विच इज पॉसिबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड. Any contract should have an agreement, means there should be a proper offer and there should be a proper acceptance. यही parties should have the capacity to enter into a contract. When do you have the capacity to enter into a contract? When you are a major, sound mind and not disqualified by law. The parties to the contract should have consideration exchanged between themselves. Remember, no consideration, no contract. This consideration shall also be lawful in nature. Along with this, we also want the object of the contract to be lawful in nature, and the agreement shall not be such as is declared void, and the consent of the parties should be free, not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and mistake. So this is all for today, my dear friends. Thank you very much. See you all tomorrow. Bye bye. Tomorrow I will see you after Harshad sir's class, okay? So it will be around 1:15, 1:30 as and when sir leaves the lecture. Thank you. Bye bye. See you guys tomorrow.